हेलो बच्चों। एमएसटी सीईटी पास आ रहा है बेटा, और कुछ चैप्टर्स हैं बायो के, स्पेशली बॉटनी और जूओ के, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही एक टॉपिक है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये चैप्टर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू पे। मैं अस्थाना सर बात करेंगे आज के टॉपिक पे। क्या क्या बात करेंगे बेटा, पहले ये देख लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक किस लिए बेटा? इससे यूजुअली यू गेट द 5 to 8 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। और ये चैप्टर बेटा फैक्चुअल भी है, कंसेप्चुअल भी है, और कुछ साइंटिस्ट के नाम भी हैं। तो जब भी आप तैयारी करोगे ना, जब पढ़ाई करोगे, तर हे सगळे तुम्हाला लक्ष द्यायची. कारण की जेवढे तुम्ही कॉन्सेप्टवर फोकस केला, फॅक्ट्स जातं. जेवढे तुम्ही लेट्स से सायंटिस्टचे नाव आहेत, ह्याच्या पण कॉलम बनवून टाका. म्हणजे काय सायंटिस्ट काय सांगितलं होतं, यू मेक अ सिंपल टेबल. शेवटी मी दाखवणार आहेत की कसं तुम्ही बनवू शकता. लेट्स गो इन टू द डिफरंट पार्ट. कुठले क्वेश्चन ते विचारू शकतं एक्झाम मध्ये, त्याच्यावर आपण डिस्कशन करूया. आणि काय टॉपिक आपल्याला स्टडी करायची आणि काय काय टॉपिक आपण सोडू शकतं. एग्जामासाठी एक इंपॉर्टेंट गोष्टी हे असतं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या नहीं पढ़ें कंपेयर टू क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है. देखो पढ़ाई के ना दो तरीके होते हैं बेटा. एक होता है एक्सटेंसिव स्टडी, दूसरा होता है इंटेंसिव स्टडी. सीईटी जो एग्जाम होता है ना बेटा, इस पे फोकस ज़्यादातर, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरे टॉपिक्स पे, लेकिन ज़्यादातर एक्सटेंसिव स्टडी, मतलब आपको ऊपर ऊपर से आना चाहिए. लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहां पे आपको डीप जाना पड़ेगा. ये एक वैसा टॉपिक है, तो ये तुम्हें ध्यान में रखना है. ठीक है. और क्वेश्चंस को कैसे पढ़ना है, यहां पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो सकते हैं बेटा. क्यों? क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ में आएंगे. जैसे जेनेटिक कोड है, उसकी प्रॉपर्टीज है, तो ये पूछ सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज सही है, कौन सी प्रॉपर्टीज गलत हैं. तो तुम्हें नॉट, नॉट और इनकरेक्ट, ये जो अगर कहीं पे आया तो तुम्हें अंडरलाइन करके रखना है कि मतलब जो नहीं होना चाहिए. हमारा दिमाग कैसे प्लान होता है बेटा, प्रोग्रामिंग कैसे होती है, सही चीजों के लिए. तो अपने को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ता है. कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत बारीकी पूछता है क्वेश्चन में नॉट, हम मिस भी करते हैं. मिस हुआ तो गलत हुआ तो समझ में आता है. बहुत बारी क्या होता है कि हम मिस भी नहीं करते हैं, वी हैड सीन दैट नॉट इज देयर या इनकरेक्ट इज देयर. लेकिन अपन क्या करते हैं बेटा, हमारी मेंटेलिटी ऐसी होती है कि हम सही को चूज करने बैठ जाते हैं. वहीं पे कहानी फिनिश हो जाती है, द एंड हो जाता है. ये ध्यान रखना है आपको. ठीक है. और कुछ मेमोरी ट्रिक्स, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे बेटा. तो आज हम क्या क्या करने वाले इस चैप्टर में, डिस्कवरी ऑफ डीएनए. तो डीएनए की जो डिस्कवरी थी बेटा, एक साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फ्रेडरिक मिशर. तो उन्होंने पस सेल से निकाला. तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन आ सकता है कि डीएनए किसने खोजा था. तो इनका नाम है फ्रेडरिक मिशर. और इन्होंने का नाम क्या दिया बेटा इसको, न्यूक्लिन, क्योंकि न्यूक्लियस से निकाला था. और क्या किया था बेटा, इन्होंने बताया कि इसमें फॉस्फेट कंटेंट ज्यादा है, और फॉस्फेट की वजह से इस पर निगेटिव चार्ज है. उसके साथ में उन्होंने ये भी बताया कि एसिडिटी ज्यादा है. तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. पस सेल आएगा तो ये तुम्हें ध्यान में रखना. पस सेल का मतलब वो डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे हैं, तो यहां से ये क्वेश्चन भी आ सकता है. ठीक. फिर आगे चल के वॉटसन एंड क्रिक ने, विल्किंस और रोजलिन फ्रैंकलिन का जो एक्सआरडी था डीएनए का, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, उसका डेटा यूज करके उन्होंने स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल मॉडल दिया. और उसमें हॉलमार्क जो वर्ड यूज किया था, उन्होंने यूज किया था एक स्पेशल साइंटिस्ट के लिए जिनका नाम था चारगाफ. चारगाफ रूल आपने 11th में भी पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल में, और 12th में भी पढ़ा होगा या पढ़ोगे. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये क्वेश्चन आ सकता है. फिर क्वेश्चन ये उठा बेटा कि कौन सा डीएनए
जेनेटिक मटेरियल, कौन सा केमिकल कंपाउंड जेनेटिक मटेरियल हो सकता है? आरएनए, डीएनए और प्रोटीन। आरएनए उन्होंने देखा कि छोटे जो स्पेशली वायरसेस में जो बहुत पहले आए उनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल था, जैसे टोबैको मोजैक वायरस हो गया, कोरोना वायरस हो गया, इसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल था। लेकिन जब मल्टीसेलुलरिटी आई तो डीएनए हैज टू बी देयर। लेकिन ये प्रूव किसने किया? और सबसे ज्यादा जो डिस्कशन हुआ वो प्रोटीन पे हुआ, क्योंकि वैरायटी ऑफ द प्रोटीन्स वर शोन। तो उसके ऊपर भी बहुत चर्चा हुई कि प्रोटीन हो सकता है क्या जेनेटिक मटेरियल। लेकिन ग्रिफिथ 1928 इन्होंने माउस पे एक्सपेरिमेंट किया। फेमस माउस एक्सपेरिमेंट था जहां पे उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई के 2 स्ट्रेन यूज किए थे, R2 और S3, और एक उसमें से विरुलेंट था और एक उसमें नॉन पैथोजेनिक था। और एक्सपेरिमेंट के यूज करके जो उनको रिजल्ट मिला, उन्होंने बोला एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, खूब मिस्ट्री क्रिएट कर दी। जो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया को जाता है और उस बैक्टीरिया जो नॉन वेरुलेंट थी वेरुलेंट हो जाती है। तो इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का नाम दिया, लेकिन अभी भी प्रूव नहीं हुआ कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। आगे काम को बढ़ाई इन 3 अमेरिकन साइंटिस्ट, रॉकफेलर यूनिवर्सिटी के, न्यूयॉर्क में जो ये यूनिवर्सिटी है, 16 साल बाद 1944 अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारे कंपाउंड को ना बेटा एंजाइम से ट्रीट करके देखा। तो ये देखा कि डीएनए जो डीएनए को ब्रेक करता है उसे ट्रीट किया, तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन को डीएनए नहीं जा रहा था। तो उन्होंने बताया कि भाई ये डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी वाज नॉट वेरी कन्विंस्ड। साइंस भावनाओं से नहीं चलता, चरित्र दिखाना पड़ता है, राइट? पुढे काय झाला? सो लास्टली हर्सी अँड चेज हे एक्सपेरिमेंटला आपण ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट पण म्हणतो। इन्होंने बैक्टीरियोफाज को यूज किया बेटा। बैक्टीरियोफाज एक तरह का वायरस होता है, उसको उन्होंने सल्फर और फास्फेट दोनों के रेडियो आइसोटोप को यूज करके उन्होंने दिखाया, क्या दिखाया बेटा, कि ये जब हम यूज करेंगे तो क्या होगा। ये जब हम यूज करेंगे तो डीएनए में फास्फेट होगा और प्रोटीन में सल्फर होगा। तो इन्होंने प्रूव कर दिया कि डीएनए इज द रियल जेनेटिक मटेरियल। तो ये पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसने फुल्ली प्रूव किया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, अब यहां तक बात तो आ गई। अब देखो डीएनए दूसरा जो पार्ट जहां से क्वेश्चन आते हैं, पैकेजिंग ऑफ द डीएनए। क्योंकि डीएनए का अगर तुम साइज देखोगे, सो अगर 3.4 अंगस्ट्रॉन से डिवाइड करोगे नंबर ऑफ द डीएनए न्यूक्लियोटाइड को, तो तुम्हें डीएनए की लेंथ पता चल जाएगी। सो बैक्टीरिया में देखो न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो पैकेजिंग कैसे होती है? तो नॉन स्टोन प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं, राइट? वो पैकेजिंग करते हैं। वैसे ही यूकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है कि हिस्टोन प्रोटीन पे चार्ज कैसा होता है? तुम्हें पता है हिस्टोन प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि डीएनए पे निगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब प्रोटीन को पॉजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, ये सबको पता है, राइट? अब आते हैं सेंट्रल डॉगमा। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट क्रिक ने दिया कि डीएनए बनेगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। लेकिन कुछ हमको ऐसे भी वायरसेस मिले जहां पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था। तो ये मॉडिफिकेशन हुआ सेंट्रल डॉगमा का, मतलब डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनना। ठीक है, उसके बाद आए मेसेल्सन एंड स्टाल, फेमस साइंटिस्ट। इन्होंने N14 और N15 का एक्सपेरिमेंट करके बताया कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो कैसा है बेटा, सेमी कंजर्वेटिव है। ठीक है, फिर रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के 3 स्टेप, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन हमेशा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से होगा, जो प्रोकैरियोट में तुम्हें पता है 1 होता है, और यूकैरियोट में उसके नंबर बहुत ढेर सारे हो सकते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स भी लगते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज की एक अच्छी बात या खराब बात यह है
इट कॅनॉट स्टार्ट द प्रोसिडिंग फ्रॉम स्क्रॅच, म्हणजे त्यांच्यासाठी एक स्मॉल प्रायमर पाहिजे, कारण की इट कॅनॉट स्टार्ट फ्रॉम द झिरो, राईट. आणि कुठे स्टार्ट होतं आणि कुठे संपतं, that idea is going to be very very important. This we already have discussed, this also we have discussed. ठीक है. ट्रांसक्रिप्शन में भी बेटा देखो 3 स्टेप है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन. ठीक है. इसमें जो काम करने वाले मेन एंजाइम है वो आरएनए पॉलीमरेज है, और प्रोकैरियोट में एक ही होगा, अल्फा 2 बीटा बीटा प्राइम, ठीक है, और सिग्मा. ये हो गया प्रोकैरियोट में. और 3 मिलते हैं यूकैरियोट में, आरएनए पॉल 1 2 3. सो कैसे प्रोसेसिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है, स्टार्ट कहाँ से होती है, प्रमोटर रीजन से स्टार्ट होगा, देन वी हैव द टर्मिनेटर रीजन, बीच में स्ट्रक्चरल जीन होगी, ये प्रोसेस चलती है. फिर जो आरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है तीनों आरएनए की सिंथेसिस. जब जो आरएनए बना बेटा, अब उसमें जो इंफॉर्मेशन हिडन है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्ट बना, क्योंकि डीएनए को डायरेक्टली पढ़ नहीं सकते, तो पढ़ने लायक जो ट्रांसक्रिप्ट बना वो है तुम्हारा आरएनए. अब आरएनए से एग्जैक्टली क्या स्क्रिप्ट है उसको रीड करने के लिए आपको जेनेटिक कोड का नॉलेज चाहिए, जो ट्रिपलेट है 3 बेसिस का बना हुआ है. इसको पढ़ता कौन है, ट्रांसफर आरएनए. इसकी खोज में एक इंडियन का भी इन्वॉल्वमेंट था, उनका नाम था डॉक्टर हरगोविंद खुराना. यहाँ से भी जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज से भी बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, आरएनए पॉलीमरेज से आते हैं. उनके डायरेक्शन क्या है, यूजुअली देखो सेंट्रल डॉग्मा में सिंथेसिस हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं. क्यों, टेम्पलेट स्टैंड कौन सा है, सेंस कौन सा है, एंटी सेंस कौन सा है, ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैंने जैसे बोला कि इसमें केवल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आते, बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस भी हैं, उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना होगा. फिर हम लोग बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की. जीन क्या होता है, जीन के पास कैसी इंफॉर्मेशन होती है, और प्रोकैरियोट में जीन कैसा होगा, जैसे पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन होगा, मतलब एक मैसेंजर आरएनए के अंदर एक से ज्यादा जीन हो सकते हैं. यूजुअली यूकैरियोट में जो जीन्स होते हैं बेटा वो होते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक, और स्प्लिट जीन होते हैं. मतलब क्या होता है कि उनके पास एक्सॉन इंट्रॉन्स ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो इंट्रॉन को बाहर निकालते हैं. सो डीएनए से जो डायरेक्टली बनता है यूकैरियोट में, उस आरएनए को हम एचएनआरएनए बोलते हैं. और ये एचएनआरएनए की जब प्रोसेसिंग हो जाती है, प्रोसेसिंग होने के बाद ये मैसेंजर आरएनए बनता है. अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है ये कहाँ पे होगा, तो ये न्यूक्लियस के अंदर होगा. अब न्यूक्लियस में प्रोसेसिंग हुई, अब इसको बाहर आना है. प्रोसेसिंग में क्या क्या हो सकता है बेटा, 3 प्रोसेस होते हैं, इनको बोलते हैं बेटा कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग. टेलिंग मतलब पॉली ए टेल लगा देना, जी की कैपिंग कर देना, और एक्सॉन्स को जोड़ के इंट्रॉन्स को बाहर निकालना इज स्प्लाइसिंग. ठीक है. फिर आता है म्यूटेशन. पॉइंट म्यूटेशन क्या है, ट्रांजिशन क्या है, ट्रांसवर्जन क्या है, सिकल सेल एनीमिया में कौन सा म्यूटेशन होता है, पॉइंट म्यूटेशन है तो कौन सा वाला है. फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, एडिशन और डिलीशन ऑफ द सिंगल बेस कैसे काम करता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उस पर क्वेश्चंस आते हैं. और ट्रांसफर आरएनए में बहुत सारे लगभग 80 बेसिस मॉडिफाइड होते हैं. अब इस मॉडिफिकेशन का क्या असर पड़ता है, क्लोवर लीफ मॉडल होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर इसका कैसे से एल शेप्ड होता है. तो वो क्यों होता है, इसको हम एडॉप्टर मॉलिक्यूल क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्रिक ने बहुत पहले ही बता दिया था कि एक एडॉप्टर मॉलिक्यूल होना चाहिए. वो बाद में पता चला कि ये एडॉप्टर मॉलिक्यूल ट्रांसफर आरएनए है. एडॉप्टर क्यों, तो एक लाइन में आंसर ये हो सकता है बेटा कि ट्रिपलेट जो जेनेटिक कोड को पढ़ने वाला है वो ये है, और अकॉर्डिंगली ये
अमाइनो एसिड लेके आएगा, इसलिए इसको एडॉप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं। मैसेंजर आरएनए को कनेक्ट करता है उस इंफॉर्मेशन को अमाइनो एसिड से। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब देखो जीनोम, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है हैप्लॉइड सेट ऑफ द क्रोमोसोम में, जो टोटल नंबर ऑफ द जीन्स होते हैं, ठीक है, उनको हम जीनोम बोलते हैं। ये टर्म्स दिया था विंकलर ने 1920 में। अब इसकी जब स्टडी करते हैं, उस स्टडी को हम बोलते हैं जीनोमिक्स। और जीनोमिक्स टर्म दिया था टी.एच. रॉड्रिक ने 1986 में। और दो तरह के जीनोमिक्स होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स और फंक्शनल जीनोमिक्स, इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंसेस है, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। देन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो 1990 में शुरू हुआ और 2003 में खत्म हुआ, 13 साल लगे, और लगभग एक बेस को ढूंढने में, एक पूरा इसको कंप्लीट करने में दे हैव स्पेंड अराउंड $9 बिलियन। ठीक है, लगभग $3 उन्होंने यूज किया एक बेस को खोजने में। इसके क्या गोल थे, कौन कौन से देश इसमें इन्वॉल्व थे, ये पता होना चाहिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, सीक्वेंसिंग क्या होती है, कौन सा मेथड यूज होता है, ये बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी जीन सबसे बड़ी है, कौन सी जीन सबसे छोटी है, कौन से क्रोमोसोम पे सबसे ज्यादा जीन्स हैं और कौन से क्रोमोसोम पे सबसे कम जीन्स हैं। ठीक, ये सारी इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे क्वेश्चन आते हैं। देन आता है कॉन्सेप्चुअल टॉपिक, ये है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये ढूंढा था एक ब्रिटिश साइंटिस्ट अलक जेफरी ने 1985 में। और इंडिया में जो काम किया था, ही वॉज ए प्रोफेसर लालजी सिंह। उन्होंने राजीव गांधी का जो असासिनेशन केस था बेटा, उसको सॉल्व किया था, उनके बॉडी से डीएनए निकाल के। सो विच बॉडी पार्ट बिलोंग्स टू द मिस्टर आवर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी, तो उनको उन्होंने सारी बॉडीज को एक साथ लाने का काम किया था, जो बाद में क्रिमेशन के लिए यूज हुई, तो उनको भी बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में टेक्निक क्या इन्वॉल्व होती है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है बेटा, उसके साथ में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का रोल क्या होता है, आरएफएलपी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको एक साइंटिस्ट को नाम याद रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा, और इस टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या किया था उन्होंने और किसने किया था राइट हैंड साइड में। तो काम और साइंटिस्ट का नाम, एक टेबल बना के आप उनको याद रख सकते हो। बहुत बारी सीक्वेंस पे क्वेश्चन आता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पहला स्टेप क्या है या सीक्वेंस वाइज कौन सा है। ये नीट और सीटी में तो बहुत क्वेश्चन इस पे आते हैं। तो दैट इज हाउ दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंटेन एंजाइम्स कोडेड बाय स्ट्रक्चरल जीन ऑफ द ओपेरॉन इन द इकोलाई। तो तुम्हें जीन्स, तुमको पहले ये पता होना चाहिए कि कितने स्ट्रक्चरल जीन होते हैं लैकोपेरॉन में, और उनका सीक्वेंस भी पता होना चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चन तुम कर पाओगे, नहीं तो ये क्वेश्चन तुमसे नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, अब यहां पे उन्होंने ए बी किया, डायरेक्शन पूछा हुआ है। उन्होंने पूछा ओकाजाकी फ्रैगमेंट, लैगिंग स्टैंड और लीडिंग स्टैंड का कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए। तो कहां पे बनेगा, ए और बी, मतलब ए में डायरेक्शन दिखा रहा है और बी में रेप्लिकेशन फोर्क कहां, उसकी तरफ जा रहा है कि उससे दूर जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन सीटी में आए हुए क्वेश्चन है बेटा। तीसरा क्वेश्चन देखो, बेसिस क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, कहने के लिए बहुत आसान है, लेकिन आंसर ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और फैक्चुअल नॉलेज दोनों होनी चाहिए। तो क्वेश्चन तुमको अल्टीमेटली कॉन्सेप्चुअल लेवल पे टेस्टिंग होगी तुम्हारी, फैक्चुअल लेवल पे होगी, और साइंटिस्ट नेम इस पे भी होगी, ठीक है, और कुछ प्रोसेस पे भी होगी, क्या पहले हुआ क्या बाद में हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बेटा। उसके अलावा
जैसे VNTR क्या है, कहाँ यूज होता है? VNTR मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ द टेंडम रिपीट्स। ये कहाँ पे यूज होता है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। देखो एक इसमें एक और कॉम्प्लिकेशन आ गया। देखो यूजुअली तुमको मैच द फॉलोइंग में 2 ही कॉलम मिलता है, यहाँ पे 4 हो गया, ABCD। तो इस कहानी को और कैसे समझें, और यहाँ पे उन्होंने बना के भी रखा हुआ है, A कहाँ है, B कहाँ है, C कहाँ है और D कहाँ पे है। तो इसमें से सही आंसर खोजना बहुत इंपॉर्टेंट होना है, क्योंकि ये इतनी आसानी से नहीं होगा जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, जब तक आप प्रोसेस के थोड़े डीप में नहीं गए हो, और प्रोसेस को क्लियरली जब तक नहीं समझा है तब तक ये चीजें नहीं होंगी। तो सीटी एग्जाम के लिए इस चैप्टर की डेप्थ में जाना और कहां कहां से क्वेश्चन बन सकता है, मैंने तुमको एक ग्लिम्स दिया। हे बघण्यासाठी खूप खूप इंपॉर्टंट आहेत बाळांनो, यू शुड गो वेरी डीप इनटू द कॉन्सेप्ट। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ऐसे ही और टारगेट सीरीज में मैं लेके आता रहूंगा अलग अलग चैप्टर के बारे में इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।